नमस्ते मैम। नमस्ते। वेलकम बैक। कैसे हैं थैंक आप? यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम सेकंड एपिसोड है ये इस इलेक्शन सीजन का, और हम आज बात करने वाले हैं कि अमेठी और रायबरेली में क्या होने वाला है। बहुत सस्पेंस है, और क्योंकि कल चुनाव है वायनाड में, सारी स्पेकुलेशन यही है कि इसीलिए अनाउंस नहीं कर रही है कांग्रेस कि कल वायनाड में चुनाव है। पता नहीं क्यों राहुल गांधी दिख नहीं रहे 3-4 दिन से वायनाड में भी। तो गिव अप कर दिया है या क्या हो गया है पता नहीं। या इतने कॉन्फिडेंट है कि जीत रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंट तो वो हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते ही है, बट हम बात करेंगे इसमें प्रेजेंट एंड मे बी फ्यूचर, बट मोस्टली पास्ट ऑफ दिस दीज टू कंस्टिट्यूएंसीज, जी अमेठी एंड रायबरेली। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से, और कैसे जो गांधी फैमिली है उसका ये गढ़ बना, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। बट प्रेजेंटली क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या राहुल गांधी खड़े होंगे अमेठी से या फिर रायबरेली से होंगे, प्रियंका खड़ी होगी रायबरेली से होगी या अमेठी से। तो आपके पास क्या मसाला है, इंफॉर्मेशन क्या है लेटेस्ट? देखिए, जो सुनने में आ रहा था एक टाइम कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल रायबरेली से खड़े हों और प्रियंका अमेठी से। वो नहीं चाहती कि राहुल रिस्क लें अमेठी में दोबारा। अगर हार गए, 2 बार हारना उत्तर प्रदेश में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो गांधी नेहरू परिवार के पॉलिटिक्स से 70 साल से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जुड़ी हुई हैं। फिरोज गांधी के टाइम से जुड़ी हुई हैं। 1952-57 से रायबरेली से वो लड़े थे। उसके बाद इंदिरा गांधी लड़ी और उसके बाद सोनिया गांधी लड़ी। तो कहीं ना कहीं इसका असर जाएगा देश भर में कि यूपी से तो निकाला हो गया, लेकिन फिर ओवर अ पीरियड पिछले सप्ताहों में ये सामने नहीं आ रहा। सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी रायबरेली से। उन्होंने मन बना लिया है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है ये, लेकिन मन बना लिया और पार्टी इसके हक में है। और ये भी आभास हो रहा है, जैसा मैंने कहा है, कि पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं अमेठी से कि राहुल लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। और पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर है दोनों पे कि इन दोनों सीटों को जाने नहीं देना चाहिए। और इंटरनली जो पार्टी ने सर्वे किया है कि जो उनके पास लोग हैं और लोग हैं वो कहीं नहीं टिकते हैं, तो फिर तो दोनों सीटें गई। तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों सीटों को जाने दिया जाए। उसका नेशनल सिग्नल होगा, नेशनल पॉलिटिक्स में सिग्नल होगा। तो मुझे लगता है अनाउंसमेंट हो सकता है अंदर खाने, सोच विचार समझना, तय करना, इसमें टाइम लगा है। दूसरा कारण जो कहा जाता है कि वायनाड का चुनाव होने के बाद ही ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। वो क्यों? वो तो फिर दर्शाता है कि राहुल लड़ेंगे अमेठी से, क्योंकि अगर ये डर है कि वायनाड के लोगों को मैसेज ना चला जाए कि राहुल अगर अमेठी से लड़े और जीत गए, वो वायनाड में नहीं, वायनाड को छोड़ देंगे, तो गलत मैसेज जाएगा। इसलिए वायनाड के चुनाव खत्म होने की बाद ही ये अनाउंसमेंट हो। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया का रायबरेली और अमेठी से अनाउंसमेंट नहीं करना। उत्तर प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है नेहरू गांधी परिवार की, और एकदम लास्ट मिनट तक छोड़ देना, जबकि नॉमिनेशंस खुलेंगे और लास्ट डेट आ जाएगी तो कैंडिडेट को पता नहीं, मान लो जो भी खड़ा होता है कैंडिडेट को भी पता नहीं, ना तैयारी है कि वो वहां से लड़ने वाले हैं। और स्मृति ईरानी जो कि अमेठी में भाजपा की कैंडिडेट है, वो तो काफी समय से तैयारी कर रही हैं। उन्होंने तो अपना घर भी ले लिया वहां, जो कहती हैं राहुल गांधी ने नहीं लिया है कभी भी वहां। तो ये इसने सिग्नल्स तो दिए हैं कि कहीं मैदान छोड़ के तो नहीं भाग रहे गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश को गिव अप तो नहीं कर दिया है। इस तरह के सिग्नल जा रहे हैं जो कि पार्टी के लिए और परिवार के लिए भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो फाइट है कि मैं रायबरेली से लड़ूं या अमेठी से लड़ूं, कौन लड़ेगा अमेठी से, कौन लड़ेगा रायबरेली से, इसमें भी कहीं ना कहीं एक अगर हिस्ट्री देखा जाए इन दोनों सीट्स का तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अमेठी को ऐसे देखा जाता है कि वो ग्रूम करने के लिए कोई यंग जो सियोन है
जो राहुल गांधी हैं, जैसे संजय गांधी थे, राजीव गांधी का भी, राजीव गांधी बाद में आए, लेकिन ऐसा है कि वो एक ग्रूमिंग काइंड ऑफ सीट है। राहुल गांधी भी बने बाद में। रायबरेली प्रधानमंत्री बनाने वाली सीट है। रायबरेली तो प्रधानमंत्री मतलब सर्वे सर्वा, मतलब गांधी फैमिली और कांग्रेस के सर्वे सर्वा वहां से लड़ते हैं, जिनमें कोई डिबेट नहीं है। और अमेठी ग्रूम करने के लिए कि हाँ भाई, तुम जब तक हालांकि तुम्हारा उसमें पोजीशन रायबरेली तक आने का ना हो, तब तक तुम अमेठी में रहो। तो आप इसको क्या देखते हैं, जो ये फाइट चल रही है, क्या ये इंडिकेशन वो भी जाएगा कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती हैं तो वो एक पोल पोजीशन में आ जाएंगी पार्टी में? देखिए, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। 1980 में, अब देखिए 1977 में संजय गांधी अमेठी से लड़े, अगर अमेठी को देख लिया जाए। हार गए, इमरजेंसी के बाद का इलेक्शन था, बुरी तरह हारे। 1980 में बहुत शानदार तरीके से जीते थे, और ये ऐसी जीत थी कि उन्होंने अकबर डम्पी अहमद को लखनऊ भेजा कि रेजोल्यूशन कराने के लिए यूपी की लेजिस्लेचर पार्टी द्वारा कि संजय गांधी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बनना चाहते थे वो। और वो रेजोल्यूशन हो गया, क्योंकि दिल्ली से वो गए थे। पर इंदिरा गांधी नहीं मानी। उन्होंने कहा और कोई भी ले लो, संजय को मैं नहीं वहां जाने दूंगी, और संजय यहाँ दिल्ली में रहेगा। और कुछ लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी का प्लान था कि 1982 में वो राष्ट्रपति भवन चली जाएंगी और संजय को देश की कमान सौंप देंगी। और वो चाहती थी कि इमरजेंसी के बाद के इलेक्शन के बाद अगर संजय को यूपी दे दिया, कुछ गलतियां कर दी, दोबारा इमरजेंसी की याद लोगों के दिमाग में ताज़ा थी, तो वो गड़बड़ नहीं चाहती थी। वो फूक फूक के कदम रखना चाह रही थी उस समय। तो 80 में संजय आए अमेठी में। संजय की डेथ हुई 1980 के जून में। उसके बाद राजीव ने कुछ महीने लगाए कि पॉलिटिक्स में आना। फाइनली उन्होंने कहा, मम्मी को हेल्प करने के लिए वो कूदे पॉलिटिक्स में, और 1981 में वो अमेठी की सीट जीते। फिर अमेठी में वो 89 में भी रहे, 91 में भी रहे, 84 में भी रहे, माँ की डेथ के बाद। तो ये एक दौर था अमेठी का। लेकिन एक रायबरेली का दौर हमने देखा 1952, 57, इंदिरा जी आई 1967, 1971 वो लड़ी और 77 में हारी, 80 में जीती। जब 80 में जीती तो वो 2 सीटों से लड़ी थी, मेडक और रायबरेली, और उन्होंने डिसाइड किया कि रायबरेली को गिव अप कर दिया जाए। वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब ये गिव अप किया कि रायबरेली छोड़ना है, तो उनके पास एक इंटरेस्टिंग ये आ रहे थे कि भाई किसको खड़ा करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे 2 स्टोरी हैं। एक तो जो इवेंचुअली अरुण नेहरू को मिली वो सीट, एक तो वो, और उससे पहले जो एक नाम डिस्कस हुआ था वो था मोहम्मद यूनुस का। तो मोहम्मद यूनुस का जो फैमिली का साथ जो कनेक्शन था, रोनाल्ड रेगन वाली जो स्टोरी है उनकी फैमिली की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप उसको भी थोड़ा बता सकें इसमें। मोहम्मद यूनुस फैमिली के बहुत करीब माने जाते थे। जब इंदिरा जी हारी 77 में, तो उनको डर था मैं कहाँ जाऊंगी, घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने अपना घर दिया, जो विलिंगडन क्रेसेंट का घर है, वो मूव आउट कर गए और इंदिरा जी का परिवार उसमें मूव इन किया, और जनता पार्टी गवर्नमेंट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए ये संभव हो सका। उस समय उनका ग्रीवेंस था कि ये सरकार तो मुझे घर भी नहीं देने वाली। फॉर्मर प्रधानमंत्री को, अब जो होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रधानमंत्री को घर मिलते हैं, पहले उस समय नहीं था। तो मोहम्मद यूनुस बहुत करीब माने जाते थे। मोहम्मद यूनुस के बेटे जो थे वो संजय गांधी के परम मित्र थे, और जब वो अमेरिका में थे तो वो बहुत कई चीजों में फंस गए थे। ड्रग्स का केस था शायद, ड्रग्स का केस कहा जाता था, और केस था। तो जब बाद में राजीव गए थे अमेरिका, तो यूएस प्रेसिडेंट ने वो केस विथड्रॉ किए थे इनके खिलाफ, तो इतनी करीबी थी। लेकिन जब संजय गांधी बातचीत कर रहे थे, घर में बात हो रही थी 1980 में कौन खड़ा होगा रायबरेली से, तो इंदिरा जी ने मोहम्मद यूनुस का नाम भी नहीं माना, परिवार का ही शख्स कोई होगा रायबरेली से। इतनी इम्पोर्टेंट थी वो, मतलब रायबरेली की इम्पोर्टेंस थी। तो फिर मैंने कहा, गांधी ने ऐसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट फैटी, मोटू को दिया जाए।
तो मोटू था अरुण नेहरू, एक पेंट कंपनी में काम करते थे, कलकत्ता में थे। तो इन्होंने तुरंत फोन करवाया आर के धवन से। तो अरुण नेहरू दूसरे दिन आए, उनको पता भी नहीं था कि वो इसलिए बुलाया गया है। तो संजय बैठे हुए, तो कहा जाता है कि संजय ने कहा, मोटू तुम इलेक्शन लड़ोगे क्या? तो वहां से अरुण नेहरू की पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। और अकबर डम्पी अहमद बताते हैं कि कैसे उन्होंने कहा तुम जाओ और खादी भंडार जाओ और कनॉट प्लेस में और कुर्ते पजामे ले लो। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, वो सारे कुर्ते तुम्हारे लिए बहुत छोटे पड़ेंगे तो तुम कपड़ा लो और फिर दर्जी से सिलवाओ। तो इस तरह से पॉलिटिक्स की स्टार्ट हुई थी। पर इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव आए, वो उनके सक्सेसर बने, लेकिन अरुण नेहरू उनके बिल्कुल साइड में रहे, ताकि राजीव को कोई बेवकूफ नहीं बनाए, उनकी टीम तैयार करें। इसलिए उनको फैमिली के किसी शख्स पे ज्यादा विश्वास था। पर अरुण नेहरू तो बहुत शातिर थे। लेकिन इंदिरा भी ये जानती थी, इंदिरा जी भी ये जानती थे बहुत शातिर हैं। और हालांकि वो यूज कर रही थी अनिल बाली, जो मोहन मिकिन कंपनी में थे मैनेजर उस समय, बहुत यंग थे। और इंदिरा जी के पास काफी आते जाते रहते थे, मोहन मिकिन कंपनी के उनके बिहार जो ओल्ड मॉन्क वाले फेमस। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंदिरा जी के बहुत करीब थे और लोगों के भी बहुत करीब थे, जनता पार्टी जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, हर पार्टी के साथ रहना, सबको इलेक्टोरल बॉन्ड देना। उनके थ्रू, कपिल मोहन के थ्रू, इंदिरा जी संजय आरएसएस चीफ के ब्रदर से मिल रहे थे, भाई से मिल रहे थे, भावराव देवरस। संजय नहीं, सॉरी, पहले संजय टच में थे और फिर बाद में राजीव मिल रहे थे 1982 से 84 तक। तो इंदिरा जी, बहुत ही क्वाइट था ऑपरेशन। इंदिरा गांधी अपनी पॉलिटिक्स को हिंदुआइज कर रही थी। तो एक बार अनिल बाली जब गए उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने, तो पहली मीटिंग उनके जब वो नहीं थी देश में तब हुई थी, राजीव गांधी और भावराव देवरस के बीच में। तो अनिल बाली ने तुरंत जैसे एयरपोर्ट में मिले कहा, तो उन्होंने पूछा, छूटते ही पूछा कैसी रही? तो उसने कहा बहुत अच्छी रही, 4 घंटे चली। और तो उसने, इंदिरा जी ने कहा किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, सोनिया गांधी को भी नहीं। सोनिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो कहा अरुण नेहरू को भी नहीं, क्योंकि अरुण नेहरू तो उस समय करता धरता दिखते थे। उन्होंने कहा उनको तो बिल्कुल भी नहीं तो आप जो कह रहे हैं ना, इतने शातिर थे कि इंदिरा गांधी उनको यूज भी करती थी, चाहती भी थी, लेकिन कहाँ तक यूज करना है उसमें बहुत स्पष्ट था उनका रवैया। और उन्होंने फोतेदार को बोला था, जो उनके सेक्रेटरी थे, कि राजीव को कहना ये अरेस्ट के हर चीज डाइनिंग टेबल पे डिस्कस नहीं करे उनका इशारा था, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं आरएसएस के साथ, क्योंकि उनको पता था कि सोनिया गांधी आरएसएस को पसंद नहीं करती। अच्छा, हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन जो सुनने में आ रहा है कि, और ये बहुत दिन पहले मैंने भी ट्वीट किया था कि क्या भाई वर्सेस भाई या भाई वर्सेस बहन होने वाला है अमेठी या रायबरेली में, डिपेंडिंग ऑन कि कौन उस सीट से खड़ा होता है। भाई वर्सेस भाई वाला या भाई वर्सेस बहन में एक, या गांधी वर्सेस गांधी में एक गांधी बीजेपी के, एक गांधी कांग्रेस के। तो कांग्रेस के तो क्लियर ही है, लेकिन बीजेपी से ये बात चल रही थी कि क्या वरुण गांधी की पॉसिबिलिटी है इन दोनों सीट्स में से किसी एक सीट पे खड़ा अगर वो हो जाए। अब अमेठी वाली पॉसिबिलिटी तो मतलब डिस्काउंट कर ही सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, स्मृति ईरानी ऑलरेडी वहां पे लड़ रही हैं। तो क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आज के टाइम पे जहां पे पीलीभीत से उनकी टिकट कट चुकी है वरुण गांधी की, क्या भाजपा उनको चाहती है खड़ा करना रायबरेली में? ये भी सुनने में आ रहा है कि वरुण गांधी को बोला गया कि वो रायबरेली से लड़ें चुनाव, चाहे राहुल खड़े हों चाहे प्रियंका, लेकिन वरुण गांधी मान नहीं रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत हैं। देखिए, अगर जीत जाते हैं तो कहाँ मतलब बढ़ जाएगा, हार जाते हैं तो बीजेपी 0 लॉस। तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये सब क्या बातें सही हैं? क्या वो लड़ने वाले हैं, क्या नहीं लड़ने वाले हैं? आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा है
गांधी वर्सेस गांधी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को साउंड आउट किया है कि आप रायबरेली से लड़िए। ये बात आप सही कह रहे हैं कि उनका टिकट पीलीभीत जहां वो लड़ना चाहते थे काटा गया, और उनकी मदर का सुल्तानपुर से उनको टिकट दिया गया है। ये भी कहते हैं लोग कि मदर को एक जमाने में तो अटकल चल रही थी कि दोनों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले सालों में वरुण गांधी ने सरकार को क्रिटिसाइज किया है, कई मौकों पे किया है, किसान के इश्यू पे किया है, यूथ के इश्यू पे किया। वो कहा करते थे कि मैंने तो पॉलिसी पे किया, किसी कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किया, पर किया है, रिपीटेडली किया है, जिससे पार्टी नेचुरली एम्बैरस हुई है, अपसेट हुई है, नाराज हुई है। तो उनका टिकट काट के एक मैसेज तो क्लियरली गया है। अब ये साउंड आउट करना उनको कि आप रायबरेली से लड़िए, और ये तब नहीं बताया गया था जब उनकी टिकट काटी गई, टिकट काटी। और उस समय जो रिपोर्ट थी कि वो प्रधानमंत्री से मिले थे, मेनका गांधी भी प्रधानमंत्री से मिली थी, प्रधानमंत्री ने उनको टाइम भी दिया था, तो उस समय ये सब चीजें नहीं आई थी। अब पार्टी अगर उनको साउंड आउट कर रही है, मैंने वरुण गांधी से पूछा क्या ये सही है, तो उन्होंने ना डिनाई किया ना कंफर्म किया। कहा कि जो चीजें, वैसे आपको पता है जब लोग बोलते हैं आई कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई, तो वो यूजुअली कंफर्मेशन ही होता है। हाँ, उसको कंफर्मेशन माना जाता है, बिल्कुल नहीं तो आप ओपनली कहेंगे कि बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने कहा जो आपस में बंद कमरों में कॉन्वर्सेशंस होते हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाता, मतलब हो सकता है इसमें है। और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज कही, उन्होंने कहा मैंने हमेशा विश्वास किया है इश्यू बेस्ड लड़ाई होनी चाहिए, पर्सनालिटी बेस्ड नहीं। क्या इसका, उससे ज्यादा नहीं कहा, क्या इससे मतलब लगाया जाए कि अगर प्रियंका वाड्रा गांधी रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, जो कि लोग अब कह रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं कि उन्होंने मन बना लिया, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अगर ये सही है तो फिर लड़ाई वरुण गांधी वर्सेस प्रियंका होगी, तो पर्सनालिटी तो बनी जाएगी ना। तो अगर वो पर्सनालिटी लड़ाई के खिलाफ है तो क्या वो इसको ना कहने जा रहे हैं? अगर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ना कहते हैं रायबरेली जैसी सीट में लड़ने से, तो इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर वरुण गांधी इन बीजेपी, इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो, इन उत्तर प्रदेश इन बीजेपी। आप देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो अभी इस समय कांग्रेस पार्टी रायबरेली में कमजोर है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि शायद सोनिया गांधी ने भी वहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी लिया है, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो घट रहा है। 2009 से 2014 2019 अगर आप कंपेयर करें तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। तो अगर इस मोमेंट को वो वरुण गांधी कैप्चर नहीं करते हैं तो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी पॉलिटिकली, क्योंकि अगर पार्टी ऑफर कर रही है और वो मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो खड़े होते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा चांस है जीतने का, और किसी गांधी का बीजेपी से वहां पे जीतना, और खासकर वरुण गांधी का जहां पे देखा जा रहा है कि वो उनका पार्टी में उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो आप देखिए कि अगर वो जीत जाते हैं और या तो राहुल गांधी या प्रियंका को हराते हैं तो इंस्टेंटली उत्तर प्रदेश में एक अलग पावर सेंटर वो बीजेपी में क्रिएट हो जाएंगे। तो मुझे तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा उनको क्यों, मतलब पीलीभीत से अगर साइडलाइन करके उनको यहाँ पे खड़ा करना, तो उनको और भी बहुत बड़ा स्टार बनाना है, क्योंकि चांसेस बहुत हैं उनके जीतने के। देखिए चांसेस हैं जीतने के, उस पे मैं कहूँगी कि हालांकि भाजपा ने काफ़ी समय से काम किया है। वो मनोज पांडे सपा के थे एमएलए, उनको अपनी तरफ खींच लिया, आदित्य सिंह कांग्रेस की थी, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सोनिया गांधी ने 2006 की जो बाई इलेक्शन लड़ी थी उसमें 80% तक गई थी, और जो कांग्रेस का वोट शेयर रहा है कम से कम भी 55% रहा है रायबरेली में, तो बहुत कंफर्टेबल विन्स रही हैं। आप सही कह रहे हैं, वोट शेयर घटता रहा है, क्योंकि 2004 में लड़ी, 2006 में लड़ी, 2009 में लड़ी, 2014 में लड़ी, 2019 में लड़ी, अब इस साल राज्यसभा में गई हैं, लेकिन
50% से तो ऊपर रहा है उनका वोट शेयर। अच्छा, एक और चीज है, 30% एससीज हैं वहां, उसमें से बहुत बड़ा तबका पासीज का है, और एससीज कांग्रेस के साथ रहे हैं वहां मोटा मोटा। और इस बार की इलेक्शन में एक और फैक्टर जो कि मैंने देखा है, यूपी, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया के एससीज में जो एक 400 पार से एक मैसेज गया है, जिसको प्रधानमंत्री और अमित शाह अश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज गया है कि इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, उसका मतलब आरक्षण जा सकता है। तो मैंने राजस्थान के दलित टोलों तक ये बात सुनी, तो ये भी दलित में एक इसलिए बंद कर बुदबुदाहट। दिया है उन्होंने, कहना ही 400 पार। हाँ, तो अब पूरा नैरेटिव प्रधानमंत्री ही कह रहे चेंज हैं हो कि हम गया। नहीं करेंगे ऐसा, रीअश्योर करने की कोशिश एक्चुअली की। अब वो बिल्कुल उन्होंने अपोजिट बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरे को 400 पार चाहिए क्योंकि मुझे आरक्षण बचाना है। उन्होंने ये बोला ये है। भी कहा है, क्योंकि ये उनको आभास है कि चला गया है ये दूर दूर तक। तो ऐसी जो फैक्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्या कांग्रेस को छोड़ेगा? नंबर वन, कुछ तबका ब्राह्मण का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ओवरऑल ब्राह्मण चला गया है छोड़ के कांग्रेस को, कुछ तबका कांग्रेस के साथ है। तो एक कमिटेड वोट बैंक फैमिली का, आपको याद होगा 99 के इलेक्शन में अरुण नेहरू भाजपा के टिकट पे यहाँ से लड़े थे, और मुझे ये कॉन्वर्सेशन याद है क्योंकि मैं मिली थी अरुण नेहरू को उन दिनों। मैंने कहा, पोस्ट कारगिल ये था ना इलेक्शन। हाँ, ये बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा था कैसा चल रहा है आपका यहाँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो अब आराम कर रहा हूँ, सब कुछ एकदम टाइड अप हो गया है, माय विक्ट्री इज सर्टन, ये बोला था। फिर प्रियंका गई, उन्होंने एक लाइन की थी वहां जाके, कही थी कि क्या आप लोग, रायबरेली के लोगों को, क्या आप लोग उस शख्स को वोट देंगे जिसने मेरे पिता को धोखा दिया, बिट्रे किया? वो इलेक्शन हार गए। गांधी फैमिली, हालांकि नेहरू, अरुण नेहरू भी नेहरू गांधी फैमिली से ही है, मतलब राजीव गांधी के थर्ड कजन है थे, इसलिए रायबरेली की सीट अमेठी की सीट से ज्यादा आसान मानी जाती है आज भी। हालांकि अब स्मृति ईरानी 5 साल रह चुकी हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी, लेकिन फाइटर हैं, लेकिन काम भी उन्होंने काफी करवाया है काम उधर, काफी करवाए हैं इसीलिए अमेठी उनका में। इमेज वैसे पॉजिटिव है। हो सकता है कि कुछ सेक्शन टूटा हो, लेकिन कितने दिन से तो अभी वहीं पे हैं वो, बिल्कुल लगी हुई रोज ही है, अलग मतलब वो थोड़ा बहुत तो ग्राउंड उन्होंने ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत होगा एंटी काफी इनकम्बेंसी। समय से लगी हुई हैं, ऐसा हाँ। नहीं कि अब गई हैं वो, काफी समय से लगी हुई हैं, और काम लोगों ने कहा कि चीजें कराई हैं और घर भी ले लिया, उसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो अमेठी ज्यादा डिफिकल्ट है कांग्रेस के लिए बनिस्बत रायबरेली, दोनों हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन सपा का भी सहयोग होगा, सपा के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। वो तो है। अच्छा, अगर वरुण लड़ते रायबरेली से, तो अखिलेश यादव के लिए धर्म संकट हो जाता। वो वरुण गांधी के बहुत करीब हैं, उन्होंने अपनी जो कैंपेन यूपी की शुरू की वो पीलीभीत से शुरू की, और वरुण की काफी प्रशंसा की, उनका ही नाम लिया। और अगर वरुण सपा में जाना चाहें कभी, मुझे लगता है वो उनको, उनका स्वागत करेंगे। तो अगर ये हो जाता है, आप जो कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स, क्यों भाजपा ने ऐसा साउंड आउट किया, ऑफर किया, और क्या वरुण को ले लेना चाहिए, और नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, इसमें क्यों नहीं ले रहे, इसमें इनका ये है कि शायद एक जो रूमर सुना था वो ये है कि प्रियंका गांधी से उनके एक तो रिलेशन जो बोला जाता है कि अच्छे हैं कंपेयर टू राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो क्या एक कारण ये भी है कि वो प्रियंका के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, या प्रियंका ने उन्होंने कुछ मतलब बोला हुआ है कि भाई अगर इन केस अगर आपको पार्टी से निकाला जाता है या चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो आप कांग्रेस में आ सकते हो, क्योंकि वो कांग्रेस में जाएंगे तो भी तो प्रियंका या राहुल को नुकसान ही होगा, क्योंकि उनसे तो मतलब ज़्यादा ही ट्रैक्शन उनको मिल सकता है कांग्रेस बेस में। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात सही है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वरुण नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग, वरुण जो भी करें या कहें कि उनके रिश्ते प्रियंका से बहुत अच्छे हैं। हो सकता है
प्रियंका ने उनको अश्योरेंस दिया हो कि हम आपको पार्टी में ले आएंगे हम्म, फ्यूचर डेट पे। क्योंकि मैं नहीं मानती कांग्रेस की लीडरशिप जो आज है वो चाहेगी वरुण गांधी को इम्पोर्ट लाया जाए कांग्रेस के अंदर, एक और गांधी जो सितारा उभर के आ सकता है। उन्होंने पीलीभीत सुल्तानपुर को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा और सीरियस माने जाते हैं। दो सीरियस किताबें उन्होंने लिखी हैं इश्यूज को लेके, अर्बन इंडिया को लेके, रूरल इश्यूज पे उन्होंने आवाज उठाई है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो खतरा बन सकते हैं गांधी परिवार के इस साइड के लिए। तो क्या गांधी परिवार, प्रियंका का मालूम नहीं, हो सकता प्रियंका ने कहा हो आज मेरी मदर नहीं चाहती राहुल रिजर्वेशन से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल जब मैं ऐसी पोजीशन में होंगी तो मैं ले आऊंगी, ऐसा हो सकता है अश्योरेंस दिया हो, जो भी है। लेकिन ये भी एक सुनने में आई बात, जब ये चीज फैलने लगी ना, थोड़ा बस जिसको बोलते हैं कि भाजपा ने साउंड आउट किया है वरुण गांधी को, तो ये भी थोड़ी बुदबुदाहट थी कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस में भी मैं कहूंगी हो सकता परिवार की तरफ से ये कहा गया हो उनको, अगर 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 राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते लास्ट मिनट तो क्या आप वहां से लड़ोगे? अच्छा, तो ये तो मतलब देखिए कि वरुण गांधी के दोनों हाथों में लड्डू है इस और समय वो पीलीभीत से कट के और वो दोनों पार्टियां उनको चाहे दोनों हाथों में लड्डू है और वो मतलब आप कहे कि ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे डायबिटीज है उनको। तो और क्या कह सकते हैं, मतलब ये तो अब ये कहा जा रहा है, ये बहुत, अगर कांग्रेस के और नेताओं से बात की मैंने, सपा के नेताओं से बात की, वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये कहते हैं ये हमें नहीं मालूम। तो जो हुआ है, अगर हुआ है, ये भी कंफर्म नहीं है, अगर हुआ है तो फैमिली तक सीमित है। और अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए राहुल डिसाइड करते हैं, मुझे नहीं लगता राहुल डिसाइड करेंगे, वो खड़े होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं खड़ा होता और वरुण, फिर क्या कांग्रेस टिकट पे लड़ेंगे, कांग्रेस सिंबल पे लड़ेंगे, या एज एन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सपोर्टेड बाय इंडिया? क्योंकि सपा के टिकट पे, सपा के सिंबल पे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो टिकट कांग्रेस को दी गई है, तो कांग्रेस डिसाइड करेगी। लेकिन सारी कुल मिला के बहुत पेचीदा सिचुएशन है रायबरेली और अमेठी को लेके इस समय। जब तक मुझे लगता है अगले 24-36 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा मामला। अरे तो हमको 24 घंटे में डालना पड़ेगा ये वीडियो। अच्छा थोड़ा सा चलो पास्ट की बात कर लेते हैं। शुरुआत से अगर करें कि 1967 में जब इंदिरा ने ये इलेक्शन लड़ने का सोचा, तो उनका जो मैंने जो आपकी बुक में भी पढ़ा, वो शायद पीएन हक्सर से जब वो उनको बुलाती हैं तो वो भी वहीं से शुरुआत होती है उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप का भी, कम से कम। तो वो कहानी थोड़ी बताइए। देखिए, वो 67 में जब चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था। रिमेम्बर, वो चुनाव था जिसमें स्टेट इलेक्शंस में 67 में 9 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें गई थी, नॉर्थ इंडिया पूरी बेल्ट में, अमृतसर से लेके कलकत्ता तक की बेल्ट जो है। तो जो ओबीसीज थे, बैकवर्ड क्लासेस का राइज था, किसान्स का राइज था, चरण सिंह की लीडरशिप थी, तो एक नया फोर्स उभर के आ रहा था। तो इंदिरा गांधी जीती थी, लेकिन बहुत बेहद मेजॉरिटी से नहीं जीती थी। तो जब वो कैंपेन ही कर रही थी, अभी चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो उन्होंने पीएन हक्सर को मैसेज भेजा था कि आप मेरे साथ काम करेंगे कि नहीं। उस समय वो लंदन में पोस्टेड थे, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था कि हाँ, कि वो करेंगे। और हक्सर का इंदिरा गांधी के साथ आना, उनका पहले सेक्रेटरी बनना, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना, वो जो साल थे 67 से 72 के गोल्डन ईयर्स थे इंदिरा गांधी के, जहां वो सिर्फ इम्प्लीमेंटर नहीं थे पॉलिसीज के, आइडियाज भी वो देते थे, जैसे बैंक नेशनलिज्म का, नेशनलाइजेशन का आइडिया, प्रिवी पर्सेस को हटाने का, जो पुराने प्रिंसेस थे उनके प्रिवी पर्सेस को रिमूव करना, वो आइडिया,
गरीबी हटाओ का स्लोगन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जैसे मैंने कहा, और बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही थी, उपज रही थी, पनप रही थी, उसमें भी किस तरह से मूव करना, कि हमको सीधा नहीं मूव करना, हमको पहले मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना है बिहाइंड द अच्छा, उसमें भी सीन्स। उनका था क्या? उनका बहुत बड़ा हाथ था। और पीएन हक्सर का रोल बहुत अहम। पीएन हक्सर बहुत पावरफुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे। उनके अगल बगल और भी कश्मीरी थे जिनको कश्मीरी माफिया कहा जाता था, जो इंदिरा गांधी के अगल बगल थे एडवाइजरी रोल में। तो ऑफ कोर्स ब्रजेश मिश्रा वाजपेयी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एनएसए हुए, वो तो बहुत ही पावरफुल थे, शायद हक्सर से भी ज्यादा पावरफुल थे। पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि राय बरेली से वो भी स्टार्ट हुई थी बात, वो कहानी वो भी वहीं से। पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हुई थी। और वही देखिए 71 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद वो रद्द हुआ, उसमें भी रायबरेली का ही पूरा बिल्कुल। रोल रहा। और 77 में वो जिस तरीके से फिर इमरजेंसी हुई राजनारायण का जो वो 70 रिलेशनशिप थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि राजनारायण के और इंदिरा गांधी की, और मतलब उसके बाद फिर संजय गांधी के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत मतलब ये कहिए कि उसमें थोड़ी जो संजय गांधी का जो माइंड है, पॉलिटिकल माइंड, पॉलिटिकल आईक्यू, मतलब आप पर्सनल नहीं होना है ना। आपने ठीक है, उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी उनकी मदर के खिलाफ, उनको हराया, इमरजेंसी भी शायद उसी वजह से लगी, लेकिन आपने उनका यूज करना पड़ा तो पड़ा, करना होगा तो करेंगे, और वही उन्होंने किया। राजनारायण का ही यूज करके उन्होंने पूरा खेल भी किया 77 के बाद। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने जो पॉइंट किया ना, 71 का चुनाव जो इंदिरा गांधी जीती, राजनारायण हारे, वो फिर कोर्ट में गए। उसका जजमेंट आया 75 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। अब इंदिरा गांधी ने 10 दिन बाद इमरजेंसी लागू कर दी, 12 दिन बाद जो भी था, और पर शुरुआत रायबरेली से हुई। और उसी रायबरेली में राजनारायण ने 77 में इंदिरा गांधी को हराया। तो डेमोलिशन स्क्वाड, 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड माने जाते थे राजनारायण, द ओरिजिनल जायंट किलर। द ओरिजिनल जायंट किलर, वो अपने आप को मानते थे ओरिजिनल जायंट किलर। तो इंदिरा गांधी जब पावर से बाहर चली गई 1977 में, और एक कारण संजय गांधी माने जाते थे, जो एक्सेसेस हुए इमरजेंसी के, फोर्स नसबंदी हुई जिससे मुसलमान तबका बहुत नाराज हो गया और लोग नाखुश थे। उसके पीछे संजय गांधी थे, जो कहते थे ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने जाते थे, और कहा जाता था कि बछड़ा गाय को खा गया, काउ एंड काफ सिंबल था उस समय कांग्रेस का। 77 से 80, 2.5 साल में जो स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई वापस पावर आने की, और शानदार तरीके से रिकॉर्ड मार्जिन से 1980 में इंदिरा गांधी वापस पावर में आई, उसका श्रेय इंदिरा गांधी संजय गांधी को देती थी। जहां फिर वो 80 में तो संजय गांधी अमेठी से जीते, इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, और उसमें राजनारायण का जो रोल था ना वो अहम था, क्योंकि पहला उन्होंने जो तोड़ा वो राजनारायण को तोड़ा, और उसमें मदद की मोहन मिकिन फैमिली ने, कपिल मोहन फैमिली ने, ओल्ड मॉन्क फेम। और कैसे उनके घर 46 पूसा रोड दिल्ली में संजय गांधी मिले थे राजनारायण को पहली बार। और जब राजनारायण और चरण सिंह को मोरारजी देसाई, आपस में बहुत झगड़े थे जनता परिवार में, और 3 सीनियर लीडर्स में बहुत थे, चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, जगजीवन राम और चरण सिंह बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, तो और राजनारायण चरण सिंह के साथ थे। तो जब राजनारायण और चरण सिंह को बाहर कर दिया सरकार के, तो दोनों बहुत नाराज थे। तो कपिल मोहन ने इंदिरा गांधी को कहा था, अब टाइम आ गया है राजनारायण से मिलने का। तो इंदिरा जी ने कहा, मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे, और ये मीटिंग हुई थी। तो पहले तो गिले शिकवे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने राजनारायण को जेल में रखा था ना,
इमरजेंसी के दौरान वो कहते थे ना, जिस तरह के बाथरूम और पतली दाल जो उनको खानी पड़ती थी, वो कैसे भूलेंगे। पर वो भूले, और फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी जो डिवाइस की कि कैसे चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने से पहले जगजीवन राम को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि उनको लगता था असली खतरा जगजीवन राम से है। उस समय मोरारजी देसाई के प्रति अंदर पार्टी में असंतोष था। जनसंघ, जिसने अपनी आइडेंटिटी मर्ज की थी जनता पार्टी में, वो भी चाहते थे कि जगजीवन राम बने। तो एक रीअलाइनमेंट हो रहा था पार्टी के अंदर। तो इंदिरा जी को लगा अगर बाबू जगजीवन राम बन जाते हैं तो कभी नहीं हटेंगे। वो अपने लोगों को ये कहती थी। तो एक दलित हैं, शातिर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखा है नेहरू के ज़माने से, पॉलिटिकली savvy हैं, तो उनसे खतरा महसूस होता था। तो ये स्ट्रैटेजी राजनारायण और संजय गांधी ने कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे ले गए, ये कहानी है इंदिरा गांधी की कमबैक की 1980 में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे रायबरेली और अमेठी, ये 81 में जैसे संजय गांधी अमेठी से थे तो वो उनका देहांत हो गया। उसके बाद राजीव गांधी को लाया गया। उसके बाद जो इन पूरी कहानी जो शिफ्ट हुई 84 में, हम अभी आज बात कर रहे हैं गांधी वर्सेस गांधी की, लेकिन गांधी वर्सेस गांधी एक्चुअली में हो चुका है 84 में। राजीव गांधी वर्सेस मेनका गांधी। इंदिरा गांधी, जब मेनका गांधी संजय की डेथ के बाद चाहती थी कि वो पॉलिटिकल रोल प्ले करें, वो मीटिंग्स एड्रेस कर रही थी यूपी में, और काफ़ी लोग भी आ रहे थे उनकी मीटिंग्स में। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी मेनका गांधी बने। वो बहुत क्लियर थी कि राजीव उनके सक्सेसर होंगे। और फिर ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ। रात में मेनका गांधी घर छोड़ के गई। वरुण गांधी जो इंदिरा गांधी के साथ सोते थे उनके कमरे में, वो भी उनको ले गई। तो ये बहुत बड़ा धक्का था इंदिरा गांधी के लिए। बट उनकी ये तो पॉलिटिक्स उनकी साफ थी कि सक्सेसर कौन है। और फिर मेनका बाद में भाजपा में आए। अब तो 9th इलेक्शन है उनका। 9th है 10th है 9th है मेरे ख्याल में। हाँ, काफी लंबा समय हुआ। हाँ, और जीती हैं। और एक और बार गांधी वर्सेस गांधी हुआ, मतलब ओरिजिनल गांधी फैमिली से जो आते हैं, राजमोहन तो गांधी वर्सेस। हाँ, नहीं, वो तो अलग गांधी है ना। वो तो 1989 में वो असली राजमोहन गांधी गांधी है। वो अमेठी से लड़े थे। हाँ, महात्मा गांधी के पोते। ग्रैंडसन वर्सेस राजीव गांधी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था। और राजमोहन गांधी ने बहुत कम 3 हफ्तों में अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। जीते नहीं, पर अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। खैर 89 में ये भी कह सकते हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी और वो सब फैक्टर्स थे, जो करप्शन वाला जो इमेज था। एक सबसे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो आपकी पुस्तक में है, कम से कम इन 2 सीट से रिलेटेड, वो ये है कि जब संजय गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी कैंपेन करने गए अपने सीट पे, और वहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप शुरू होता है वीपी सिंह के साथ, वो काफ़ी इंटीमेट था। और वहाँ से कैसे जो रिलेशंस हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डिटेरिएट हुए, और वो भी 84 के बाद ही यूपी की पॉलिटिक्स से भी काफ़ी रिलेटेड है। उसमें अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं, उनकी एंट्री होती है, तब से रिलेशंस जो हैं राजीव गांधी और वीपी सिंह के, वो थोड़े ख़राब होने शुरू होते हैं। बट वो शुरुआत कैसे होती है, दोनों एक साथ कैंपेन करते हैं, कितने क्लोजनेस होती है। वो आप अब ये कहानी मुझे हंसराज भारद्वाज ने बताई थी। उसने कहा कि वो कैंपेन कर रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि वीपी सिंह और राजीव बहुत करीब थे शुरुआत में, एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, बहुत इजी कॉर्डियल रिलेशनशिप था। तो जब अमेठी के लिए वीपी सिंह भी उनके साथ थे, तो एक जगह कैंपेन करे तो रुक गए, थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे। बगल में कैनाल था, कैनाल में दोनों ने नहाया। फिर एक ही वहाँ चरपाई पड़ी थी,
तो दोनों उसी पे लेट गए रेस्ट करने के लिए, मतलब इजी रिलेशनशिप था। इसका जिक्र HR भारद्वाज ने मुझसे कहा था। तो 1984 के इलेक्शन में अरुण नेहरू ने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे बड़े बड़े ऑपोजिशन के दिग्गजों को साफ किया जाए, और उसमें एक स्ट्रैटेजी थी कि अमिताभ बच्चन को लाया जाए HN बहुगुणा के खिलाफ और वो इलाहाबाद में, लास्ट मिनट पे किया गया था। और वो बहुत चुप रखा। ये अब भारद्वाज बताते थे, ये कहानी बताई थी कि कैसे रात में राजीव ने उन्हें घर बुलाया, वहाँ विजिटिंग रूम में बैठे हुए थे वीपी सिंह, कुछ कहा नहीं, वीपी सिंह को सीधा अंदर के कमरे में ले गए, अमिताभ बच्चन को। वहाँ अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे। हम्म। तो उनसे पूछा, जानते हो ये कौन है? तो उन्होंने कहा, हाँ पहचानता हूँ, ये एक्टर हैं। किसने बोला ये भारद्वाज ने अच्छा। बोला, हाँ हाँ मैं पहचानता हूँ, ये एक्टर है, मैं इनके पिता को बहुत जानता था, हरिवंश राय बच्चन। तो फिर राजीव ने उन्हें कहा, इनको लड़ाना है बहुगुणा के खिलाफ, बिल्कुल ये खबर नहीं निकलनी चाहिए, आप इनको कल ले जाएंगे लखनऊ और वहां से इलाहाबाद, और लास्ट मिनट पे ये अपना पेपर फाइल करेंगे। तो अमिताभ बच्चन को अगले दिन अरुण नेहरू और भारद्वाज ले गए पहले लखनऊ, वहां से वो लोग ट्रैवल किए इलाहाबाद, और 3:30 4 बजे नॉमिनेशन खत्म होता है, 3:30 बजे वो पहुंचे, पेपर सारे रेडी थे, वो फाइल किया, और बहुगुणा को कानों कान खबर नहीं हुई, और इट वाज टू लेट फिर के पुल आउट करें। अमिताभ बच्चन जीते, और लोग जो वहाँ थे उस समय जब गए थे इलाहाबाद, वो मुझे बताते थी कि नहीं, डीपी त्रिपाठी ने मुझे एक बार बताया था कि जब वो गए पहली बार तो महिलाओं ने अपनी चुन्नियाँ फेंकी थी उन पे, अमिताभ बच्चन पे। उन्होंने कहा, मैंने बाद में काउंट कराई थी, 1785 चुन्नियाँ थी जो उसमें उस दौरान, छोटे से दौरान में फेंकी गई थी, क्योंकि अभिनेता थे और वहीं के थे वो, वहीं नहीं, अभिनेता थे, वहीं के थे, और राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे, तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था उनमें। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं रहा, फिर 87 में वो रिजाइन करे और निकल गए। वो अजिताभ की वजह से, अजिताभ की वजह से, मेरे ख्याल पॉलिटिक्स से तंग आ गए थे, पॉलिटिक्स में जो होता है उससे। उसके बाद फिर किनारे ही रखा, सबके साथ अच्छे जया रिलेशन। बच्चन आई और रही हैं जम के, अमिताभ ने फिर पॉलिटिक्स को नहीं छुआ। खैर उस टाइम पे भी उनकी समझ कुछ ज्यादा नहीं थी, जैसे जो आपकी बुक में दिखता है कि उनकी पॉलिटिकल समझ बहुत नहीं थी, उन्होंने चलो दोस्त ने बोला है तो लड़ लेता हाँ, हूं, वो चलो। कहते थे कि देखो मैं अपने दोस्त की वजह से आ रहा हूँ, मुझे तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं समझ में आता। वो था, लोग सीख जाते हैं, जब आते हैं तो बहुत लोग सीख के तो नहीं आते सीखा है, और अलग कारणों से वो अलग हो गए। पर एक था कि वीपी सिंह और राजीव के गांधी के बीच में मन मुटाव आना शुरू हुआ जब अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद दे दिया, क्योंकि इलाहाबाद उनकी सीट थी और वो मानते थे मेरी टेरिटरी पे किसी और को बिठा रहे हैं। और फिर बाद में तो उनको कह रहे थे टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी में भी उनकी दखल नहीं थी। तो अगर किसी भी पॉलिटिशियंस को अपनी टेरिटरी से बेदखल कर दो तो उससे ज्यादा पेनफुल चीज उसके लिए वो नहीं तो है। मतलब राजा थे तो उस हिसाब से उनका एटीट्यूड वो राजा वाला होगा ना कि ये मेरा इलाका है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अमेठी की जब बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग आखिरी में ये सवाल कर लेते हैं कि अमेठी की जब बात होती है तो सोनिया गांधी ने जब लड़ाई शुरू की अपनी नरसिम्हा राव के खिलाफ, तो वो भी अमेठी में पहला अटैक किया था। 1995 की बात है ये, मेरे ख्याल में, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, जब पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो था कि उनके हस्बैंड की असैसिनेशन के केस में सरकार मजबूती से नहीं आगे बढ़ रही। एक बहुत बड़ा वो लगाया था उन्होंने आरोप की तरह से, और नरसिम्हा राव के लोग बोलते थे, तब उनको पता लग गया कि सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। उस स्टेटमेंट से
उनको क्लियर हो गया। पहला उससे इंडिकेशन। पहले वो सोनिया गांधी से वो आई थी उनके पास, नरसिम्हा राव के पास, ये पूछने, नरसिम्हा राव ने मुझे बताया पूछने कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं। ये 1 साल, राजीव की डेथ के तकरीबन 1 साल, 1-1.5 साल बाद की बात है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जवाब दिया था, नहीं आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटी को मैं तैयार करूं तो वो मैं ग्रूमिंग करूंगा, मैं उनको अपने साथ ले जा सकता हूं। तो ये मुझे लगता है कि जब उन्होंने पूछा होगा ये सोनिया ने, तो उनके दिमाग में यही होगा कि मैं टेस्ट करती हूँ कि ये मुझे मतलब आने देना चाहता है या नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये एक टेस्ट आभास, था ये क्वेश्चन। ये टेस्ट क्वेश्चन। हाँ, कोई सोनिया गांधी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली नाइव है, मतलब वो उनसे तो क्यों ही पूछेगी कि भाई मैं आना चाहिए या नहीं आना क्योंकि चाहिए। दो से शुरू में प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते थे, हम्म। रेगुलरली जाते थे, हम्म। उनको बताते थे, कई चीजों के साथ मदद भी की उन्होंने। हम्म। पर बाद में दूरी बढ़ती चली गई और डिस्ट्रस्ट बढ़ता चला गया। अच्छा, आपने जब नरसिम्हा राव जी से बात की होगी इन मामलों में, तो उनका क्या असेसमेंट था? क्या वो उनको मतलब ये था कि मैं इस परिवार को ना आने दूं आगे, या मैं ही थोड़ा और कंटिन्यू करूं बेशक 5 साल और? उनका रियल मतलब क्या था? कि वो पसंद नहीं करते थे परिवारवाद जो इनका था कांग्रेस वालों का, या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी थी उनके हिसाब से? नहीं नहीं, वो तो जानते थे अगर गांधी परिवार सामने आ गया तो वो तो गौण हो जाएंगे, हम्म। इतना तो वो जानते ही थे ना। और उनके लोग भी भुवनेश चतुर्वेदी उनके एमओएस थे पीएमओ में, तो वो बताते थे जब उनकी चर्चा होती थी नरसिम्हा राव के साथ कि आपको जब 96 में आप आए ना तो मेजॉरिटी लेके मत आना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनाना, क्योंकि आप आराम से माइनॉरिटी गवर्नमेंट बहुत खूबी से चला लिए हैं आप, मेजॉरिटी आ गई तो फिर सोनिया गांधी बनेगी। हम्म। और कई जब वो आए भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट 96 में, तो कई रीजनल लीडर्स ने उनको मैसेज भेजे थे कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पर सोनिया को नहीं करेंगे। नहीं, वो सोनिया की बात नहीं थी उस समय, लेकिन 6 लोग थे पार्टी के सीनियर लीडर्स जिन्होंने उसको सैबोटाज कर दिया था। कौन कौन? वो थे उसमें राजेश पायलट भी थे, जितेंद्र प्रसाद हाँ। और अर्जुन सिंह। हाँ, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह तो थे ही, हाँ। अर्जुन सिंह तो थे ही, पर 6 लोग थे और उन्होंने ये कर दिया कि हम सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को, हम्म। ये ऐलान इंटरेस्ट करा दिया था। तो इंटरेस्ट अंदर से ये जो चली ना, ये नरसिम्हा राव को रोकने के लिए किया था, ये तो मुझे मेमोरी से याद है। अच्छा मैम, लास्ट में ये बताइए कि अगर गांधी परिवार के दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ते हैं अमेठी और रायबरेली से, कोई भी आपस में चेंज कर सकते हैं, वो हारते हैं, तो क्या फ्यूचर है गांधी फैमिली का विद इन कांग्रेस एंड कांग्रेस का इन यूपी? और अगर जीतते हैं तो क्या फ्यूचर है, हारते हैं तो क्या फ्यूचर है? देखिए, हारते हैं तो बहुत बड़ा धक्का है। जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, 5 इलाहाबाद के रहे हैं, जो कि इनकी कर्म भूमि रही है नेहरू गांधी परिवार की, और इनके आनंद भवन और सारी एक्टिविटी उसके इर्द गिर्द ही रहा है वो पॉलिटिक्स। तो अगर हार गए और यूपी से बेदखल हो गए, मैं क्या कहूँ, बहुत माइल्डली कहूँगी कि बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है नेहरू गांधी परिवार की अथॉरिटी को, उनके रोल को, उनके वजूद को, कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश में रिवाइव करना नहीं शुरू करती, इट विल नॉट बी अ प्लेयर नेशनली। नरेंद्र मोदी गुजरात से उत्तर प्रदेश आए, उनको पता है उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है। नरेंद्र मोदी अगर 71 सीट्स नहीं जीते होते उत्तर प्रदेश से 2014 में, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 45 जीते होते, वहां कोलिशन सरकार होनी थी नेशनली। तो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, गुजरात से आए, और अगर एक्चुअली उन्होंने सीट भी वैसी पकड़ी कि जो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार को भी टच करेगी, पर उत्तर प्रदेश में बहुत अहम मानी जाती है वाराणसी, और वहां रहे, टिके रहे। तो अगर जीत जाते हैं तो उल्टा असर होगा कि कांग्रेस अब रिवाइव करने जा रही है।
गांधी परिवार अपनी सीटों को रख सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, उनकी वो अथॉरिटी है। तो ये सिग्नल जाएगा, चाहे मान लीजिए सीटें 70-75 तक आ जाती हैं, अगर 50 तक हैं तो अलग कहानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 75-80 तक आ जाती है, तो फिर तो हर एक देश के इंस्टीट्यूशन को भी मैसेज जाएगा कि मतलब रिवाइवल 75 सीट में ही मैसेज चला जाएगा क्या? ये हाँ, गजब है। ये मतलब क्योंकि बीजेपी बहुत को इम्पोर्टेंट, 300 सीट जीतनी पड़ती है इंस्टीट्यूशन को मैसेज देने के लिए, और कांग्रेस 75 में क्योंकि ही काम चला लेती एक है। मेन लाइन पार्टी रिवाइवल की ओर कदम उठा रही है, वो है मैसेज। ये नहीं कि आज पावर में है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनाने वाले हैं, सब जानते हैं। चलिए हम ऑन दैट नोट हम ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड्स में। बट आपसे ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगा, और जो भी डीप डाइव करना चाहते हैं अमेठी रायबरेली की जो पूरी हिस्ट्री है और गांधी परिवार की, वो आपकी बुक पढ़ सकते हैं, हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर थैंक टॉकिंग यू टू यू। अरिहंत।